तो आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत हम एक बहुत ही दिलचस्प केस से करने वाले हैं। कल्पना कीजिए, एक 63 वर्षीय महिला है, श्रीमती लता तोष्णीवाल, और हमारे सामने उनकी 28 मार्च 2026 की पूरी मेडिकल रिपोर्ट का स्टैक रखा है। और मतलब आज का हमारा मिशन ही यही है कि इस रिपोर्ट को हम डिकोड करें, और इसके साथ ही हमारे पास थायराइड को प्राकृतिक रूप से ठीक करने वाले कई सारे विशेषज्ञों के ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब शरीर का डैशबोर्ड कुछ खराबी दिखाता है ना, तो उससे सिर्फ गोलियों से ठीक करने के बजाय एक होलिस्टिक या समग्र नजरिए से कैसे देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आप लता जी की रिपोर्ट के पन्ने पलटें तो हृदय की स्थिति एकदम बढ़िया है। उनका हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन आई केवल 3.1 है, जो कि 19 से कम होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब दिल एकदम दुरुस्त है। हीमोग्लोबिन भी 13.5 है, जो काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन इतनी अच्छी रिपोर्ट के बावजूद वो भयानक थकान से जूझ रही हैं, शरीर में बिल्कुल ऊर्जा नहीं है और बिना वजह वजन बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही क्लासिक स्थिति है। मतलब अक्सर खून की जांच में सतह पर चीजें बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं, लेकिन अगर हम डेटा और लाइफस्टाइल के डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। अब जैसे हीमोग्लोबिन तो ठीक है, लेकिन उनके खून की बनावट से जुड़ा एक आंकड़ा है मिंजर इंडेक्स। ये 20 पर है। अच्छा जी, तकनीकी तौर पर इसे 13 से कम होना चाहिए। और इसी वजह से रिपोर्ट में थैलेसीमिया जैसी स्थिति को चेक करने के लिए HPLC जांच की सलाह दी गई है। मतलब कोशिकाओं के स्तर पर कुछ तो असंतुलन है। और ये असंतुलन सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। चलिए इसे थोड़ा और डिकोड करते हैं, क्योंकि यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अगर हम विटामिन की बात करें तो उनका विटामिन डी 27.2 है, जो सीधे सीधे इनसफिशिएंसी या अपर्याप्तता की श्रेणी में आता है। एकदम सही। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है विटामिन B12। मतलब सामान्य रेंज 107 से 653 होती है, और उनका B12 सिर्फ 115 है। सिर्फ 115? ये तो सच में बहुत निचले स्तर पर है। बिल्कुल, एकदम खतरे के निशान पर। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि B12 की ये कमी सिर्फ एक साधारण न्यूट्रिशन की कमी नहीं है। इसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। वो कैसे? मतलब थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखिए, B12 हमारी नसों के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जिसे अमाइलिन शीथ कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिजली के तारों के ऊपर वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना। हाँ, बिल्कुल। तो जब B12 इतना गिर जाता है तो वो कोटिंग हटने लगती है और नसें एक तरह से शॉर्ट सर्किट होने लगती हैं। इसी से हाथ पैरों में झुनझुनी होना या न्यूरोपैथी जैसी समस्याएं शुरू होती हैं, और यहाँ तक कि याददाश्त पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बाप रे, मतलब शरीर में ऊर्जा का संचार ही टूट रहा है। और जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान मेटाबॉलिज्म की तरफ जाएगा, और उनका थायराइड प्रोफाइल तो पूरी कहानी ही खोल कर रख देता है। क्या नंबर्स हैं उनके? T3 0.78 है और T4 6.40 है। मतलब ये दोनों तो एकदम सामान्य हैं। हाँ, कोई भी इन्हें देखेगा तो लगेगा सब ठीक है, लेकिन सारा खेल TSH में छिपा है। उनका TSH 5.16 है, जबकि सामान्य रेंज 0.55 से 4.78 होती है। तो ये बढ़ा हुआ है, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म का बहुत ही स्पष्ट संकेत है। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक बहुत अच्छी एनालॉजी है इसके लिए। जी बताइए। थायराइड ग्रंथि है जो हमारे गले में तितली के आकार की होती है, वो एक गाड़ी का इंजन है। ठीक है। लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे दिमाग में होती है, वो उस गाड़ी का ड्राइवर है। तो ड्राइवर का काम है TSH छोड़ना, जो थायराइड को निर्देश देता है कि भाई T3 और T4 गनाओ। क्या बात है, ये एनालॉजी सच में बहुत सटीक है ना? तो जब इंजन सुस्त पड़ जाता है, पर्याप्त हार्मोन नहीं बनाता, तो वो दिमाग में बैठा ड्राइवर घबरा जाता है और वो एक्सेलरेटर दबाता है, यानी TSH का स्तर बढ़ा देता है। बिल्कुल, वो चीख चीख कर कह रहा है कि जल्दी करो और हार्मोन बनाओ। इसीलिए TSH 5.16 तक पहुंच गया है, क्योंकि ड्राइवर पूरी ताकत लगा रहा है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि आधुनिक चिकित्सा में अक्सर लोग क्या करते हैं, वो तुरंत बाहर से सिंथेटिक हार्मोन की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। मतलब वो एक अस्थायी समाधान है। आपने बाहर से इंजन में ईंधन डाल दिया तो गाड़ी चलने लगी,
लेकिन हमारे जो स्रोत हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, उनका फोकस इस बात पर है कि आखिर वो इंजन सुस्त क्यों पड़ा। रूट कॉज पर। जी बिल्कुल। उस असंतुलन के मूल कारण को ठीक किए बिना सिर्फ गोलियों पर निर्भर रहना कोई स्थायी समाधान नहीं है। अच्छा, यहीं पर मैं डॉक्टर मंथेना सत्यनारायण राजू और बाकी विशेषज्ञों की बात लाना चाहूंगी, क्योंकि स्रोतों में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। क्या दावा है? उनका कहना है कि अगर कोई सिर्फ अपने भोजन का तरीका बदल दे तो इस हार्मोनल असंतुलन को 2-3 हफ्तों में ठीक किया जा सकता है। मतलब क्या ये सच में संभव है? क्या सिर्फ खाना बदलकर थायराइड को ठीक किया जा सकता है? देखिए, सुनने में ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए होता है, जैसे विशिष्ट अमीनो एसिड और जीवित एंजाइम्स। लेकिन जब हम भोजन को बहुत ज्यादा पकाते हैं, आग पर भूनते हैं या तलते हैं, तो उसकी जो प्राकृतिक संरचना है वो टूट जाती है। मतलब उसके एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। एकदम सही। तो हम पेट तो भर रहे हैं, लेकिन ग्रंथि को वो पोषण नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए। इसीलिए डॉक्टर राजू ने उस पके हुए भोजन को हटाकर दोपहर के समय पूरी तरह से प्राकृतिक और कच्चे आहार पर जाने की सलाह दी है। कच्चे आहार से मुझे याद आया, स्रोतों में एक विशेष जूस का भी बहुत जिक्र है। उसमें पालक, पुदीना, धनिया, टमाटर, गाजर और चुकंदर मिलाया जाता है। जी, ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ ही दोपहर के खाने में अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट्स और पपीता, अमरूद और अनार जैसे फलों पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि ये ग्रंथि को वो अनफिल्टर्ड प्राकृतिक प्रोटीन और पोषण देता है जो हार्मोन बनाने की फैक्ट्री को दोबारा चालू करने के लिए जरूरी है। सही कहा। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, और मुझे लगता है जो लोग सुन रहे हैं उनके मन में भी आ रहा होगा। बिल्कुल, पूछिए। मान लीजिए किसी ने अपनी डाइट पूरी तरह बदल ली, बहुत अच्छा कच्चा खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ अच्छा खाना ही काफी है? मतलब अगर कोई मशीन सालों से बंद पड़ी है तो क्या उसे फिजिकली जगाना नहीं पड़ता? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, और यहीं पर योग के विशिष्ट आसनों की भूमिका शुरू होती है। सिर्फ न्यूट्रिशन देना काफी नहीं है, उस ग्रंथि को यांत्रिक रूप से यानी मैकेनिकली उत्तेजित करना भी जरूरी है। जैसे स्रोतों में उष्ट्रासन यानी कैमल पोज और भुजंगासन यानी कोबरा पोज का जिक्र है। जी बिल्कुल। जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि कैसे इन आसनों में सिर पूरी तरह से पीछे की ओर जाता है और गले के ठीक उस हिस्से में जहां थायराइड है वहां एक बहुत गहरा खिंचाव आता है। एकदम सही। वो खिंचाव वहां की रक्त वाहिकाओं को निचोड़ देता है, और जब आप आसन से बाहर आते हैं तो ताजा खून तेजी से उस ग्रंथि की तरफ दौड़ता है। लेकिन यहाँ एक काउंटर पोज का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। काउंटर पोज वो क्या होता है? देखिए, उष्ट्रासन और भुजंगासन में हमारी कमर पीछे की तरफ मुड़ती है, तो शरीर पर एक तरफा तनाव ना पड़े, इसलिए संतुलन के लिए इनके तुरंत बाद बालासन या चाइल्ड पोज करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मतलब शरीर को वापस आगे की तरफ झुकाना। जी। और एक बात और, भुजंगासन हर किसी के लिए नहीं है। किन लोगों को इससे बचना चाहिए? जिन्हें हर्निया है, पेट में अल्सर है, या जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उन्हें भुजंगासन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। और गले पर खिंचाव के अलावा कुछ आसन ऐसे भी हैं जो विपरीत दिशा में काम करते हैं, जैसे सेतुबंधासन जिसे ब्रिज पोज कहते हैं, और हलासन। इन आसनों का विज्ञान थोड़ा अलग है। हाँ, क्योंकि सेतुबंधासन में जब शरीर ऊपर उठता है तो कॉलर बोन सीधे ठुड्डी को छूती है, और हलासन में तो पैर सीधे सिर के पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल। इन आसनों में गले पर खिंचाव की बजाय एक भारी दबाव बनता है। ये एक तरह से थायराइड ग्रंथि की गहरी मालिश कर देता है। क्या बात है। लेकिन यहाँ भी एक चेतावनी है। सर्वाइकल की दिक्कत वाले, हाई ब्लड प्रेशर वाले या अस्थमा के मरीजों को हलासन से बचना चाहिए। तो उनके लिए कोई विकल्प है? जी, वो धनुरासन कर सकते हैं, पेट के बल लेटकर तखनों को पकड़ना। ये भी थायराइड ग्रंथियों को बहुत अच्छे से उत्तेजित करता है। तो मतलब हमने देखा कि खून की जांच क्या कह रही थी, फिर हम खाने पर आए, और फिर योग के जरिए स्ट्रेचिंग पर। लेकिन इन स्रोतों में एक और चीज है जो मुझे थोड़ी हैरान कर रही थी। वो क्या? गले में कंपन या वाइब्रेशन का विज्ञान। मतलब थायराइड को ठीक करने में ध्वनि का क्या रोल हो सकता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये बहुत ही लॉजिकल है। थायराइड ग्रंथि ध्वनि तरंगों और श्वास के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। अच्छा, तो प्राणायाम इसमें कैसे मदद करता है? जैसे सिंहासन है, जिसमें जीभ बाहर निकालकर हा की आवाज की जाती है।
या फिर भ्रामरी प्राणायाम। जिसमें हम कान बंद करके भंवरे जैसी हमिंग आवाज निकालते हैं। बिल्कुल। अब होता क्या है कि वो कंपन केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहता, वो भौतिक रूप से नीचे की ओर जाता है, गले को और छाती को वाइब्रेट करता है, और ये कंपन उस पिट्यूटरी ग्रंथि को शांत करता है। अरे वाह! और इसी में उज्जयी श्वास का भी जिक्र था, जिसमें गले को सिकोड़कर समुद्र की लहरों जैसी आवाज निकाली जाती है। जी, और स्रोतों में सलाह दी गई है कि इस उज्जयी श्वास को मत्स्यासन यानी फिश पोज के साथ किया जाए। मतलब एक तरफ आपने गले को स्ट्रेच किया हुआ है और उसी वक्त आप अंदर से समुद्र की लहरों वाला कंपन पैदा कर रहे हैं। ये तो सच में एक डीप टिश्यू मसाज जैसा हो गया। एकदम सही। और इसके अलावा एक टैंक विद्या प्राणायाम भी है, जिसमें नाक से सांस लेकर मुंह से आवाज करते हुए सिर को लयबद्ध तरीके से ऊपर नीचे किया जाता है। ये सब उसी कंपन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये सब तो बहुत गहरा विज्ञान है, लेकिन मुझे स्रोतों में कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हैक भी मिले जो सच में बहुत अनोखे थे। जैसे गले के बाहरी हिस्से पर प्याज के रस की मालिश करना। ये आयुर्वेद का एक बहुत ही दिलचस्प उपाय है। हाँ, क्योंकि प्याज में प्राकृतिक रूप से बहुत सल्फर होता है जो सूजन को कम करता है। लेकिन जो उपाय मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो था धनिये के बीजों का पानी। धनिये का पानी? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी होती है, जो लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जी, मैंने भी पढ़ा था। उसे मिक्सर में नहीं पीसना है, राइट? बिल्कुल नहीं। मिक्सी के ब्लेड से जो गर्मी पैदा होती है वो धनिये के वाष्पशील तेलों और उसकी रासायनिक संरचना को बिगाड़ देती है। तो मतलब वो पूरा केमिकल रिएक्शन ही खराब हो जाएगा। हाँ, उसे ओखली में या पत्थर पर प्राकृतिक रूप से कूटना चाहिए और फिर खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। और आयुर्वेद के साथ साथ इसमें एक्यूप्रेशर का भी बहुत महत्व बताया गया है। शंख मुद्रा के बारे में पढ़ा था मैंने। जी, जिसमें अंगूठे को दूसरे हथेली में मुट्ठी बनाकर शंख का आकार दिया जाता है। और वो ताली बजाने वाला विज्ञान भी तो है, जिससे हाथ के सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं, खासतौर पे अंगूठे के ठीक नीचे वाला हिस्सा जो सीधे थायराइड से जुड़ा होता है। बिल्कुल। ये छोटे छोटे तरीके शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज है जिसे हम आधुनिक जीवन में सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। वो क्या? नींद। अरे हाँ, नींद का हमारे हार्मोन से सीधा संबंध है। अगर आप लगातार कम सोते हैं तो शरीर तनाव में आता है और हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा सोते हैं तो ग्रंथि सुस्त पड़ जाती है और हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसीलिए 7 से 8 घंटे की संतुलित नींद बहुत जरूरी है। और जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए योग निद्रा का अभ्यास बहुत मददगार बताया गया है स्रोतों में। जी, योग निद्रा दिमाग को शांत करके तनाव के हार्मोन को कम करती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, श्रीमती लता की वो TSH 5.16 वाली रिपोर्ट सिर्फ एक बीमारी का पर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में लाइफस्टाइल बदलने का एक इन्विटेशन है। मतलब गोलियों के अलावा दोपहर का कच्चा आहार, उष्ट्रासन और भुजंगासन से गले को स्ट्रेच करना, उज्जयी श्वास का वाइब्रेशन और धनिये का पानी, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। सही कहा आपने। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। क्या सवाल? अगर हमारे गले में मौजूद एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि इतनी संवेदनशील है, मतलब वो हमारी नींद के घंटों को ट्रैक कर रही है, हमारे खाने के पकने के तरीके पर रिएक्ट कर रही है, यहाँ तक कि हमारे गले से निकलने वाली ध्वनि तरंगों को भी महसूस कर रही है। सच में, तो क्या आधुनिक जीवन में ये जो हमारी थकान है या जो बिना वजह वजन बढ़ रहा है, क्या वो सच में सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। या फिर ये एक संकेत है कि हम इंसान अपनी बुनियादी प्राकृतिक लय से कितना दूर हो गए हैं? क्या हमारे शरीर का डैशबोर्ड हमें वापस प्रकृति की ओर मुड़ने का अलार्म बजा रहा है? ये बहुत ही एक प्रोवोकेटिव विचार है। शायद बीमारियां हमेशा दुश्मन नहीं होती, कभी कभी वो बस एक रिमाइंडर होती हैं कि हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। और इसी सकारात्मक और गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। शरीर की आवाज़ सुनिए और स्वस्थ रहिए।